हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुंडा एजुकेशन पॉइंट में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग एनटीपीसी ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस के लिए करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जो वास्तव में एनटीपीसी ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस के लिए तो महत्वपूर्ण होगा ही, साथ ही साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जहाँ कहीं भी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स, स्ट्रेटेजी के साथ ही साथ मैपिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए है रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी है प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी है एम वेंकैया नायडू। तो बताइए, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद। वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। यदि प्रणब मुखर्जी की बात करें तो प्रणब मुखर्जी भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। कहने का मतलब है रामनाथ कोविंद के पहले राष्ट्रपति थे। और नरेंद्र मोदी की बात करें तो नरेंद्र मोदी वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री हैं। और एम वेंकैया नायडू की बात करें तो एम वेंकैया नायडू जो है वर्तमान समय में भारत के वाइस प्रेसिडेंट अर्थात उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद है। प्रणब मुखर्जी कौन थे? तो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। नरेंद्र मोदी कौन है? तो वर्तमान समय में प्रधानमंत्री हैं। और एम वेंकैया नायडू जो है वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। चलिए, अब इसमें आया है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति से जुड़े हुए अन्य पक्षों पर हम लोग बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति वर्तमान समय में कौन है? तो रामनाथ कोविंद है। किस नंबर के हैं यदि पूछा जाए तो 14वें नंबर के हैं। ठीक है, अब पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का प्रावधान जो है हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति का प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। अब इसको याद कैसे करेंगे ये समझिएगा। वास्तव में जो राष्ट्रपति होता है वह देश का सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकारी होता है और राष्ट्रपति को ही देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा है कि राष्ट्रपति जो होता है सबसे बड़ा अधिकारी होता है। क्या होता है? बा से बड़ा और बा से 52 में राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान किया गया है। तो इस तरह याद करेंगे कि बा से बड़ा अधिकारी होता है और बा से 52 में ही राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताया गया है। और राष्ट्रपति की जो पदावधि होती है वह 5 वर्ष होती है और उसके बाद चुनाव के माध्यम से वह फिर से राष्ट्रपति बन सकता है। कहने का मतलब, अगर एक बार चुनाव जीत जाता है तो वह 5 वर्ष के लिए उसका कार्यकाल होगा। बाकी चुनाव के माध्यम से जितने समय तक चाहे वह राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन उसे चुनाव में जीतना होगा। ठीक है, अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान। इसका मतलब क्या है थोड़ा समझिएगा। यदि राष्ट्रपति को हटाना हो तो एक महाभियोग की प्रक्रिया लाया जाएगा और उस महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान जो किया गया है वह अनुच्छेद 61 में किया गया है। इसका मतलब यदि राष्ट्रपति को हटाना है तो महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जाएगा। इसका प्रावधान किस में किया गया है? तो अनुच्छेद 61 में किया गया है। अब इसको याद कैसे करेंगे ये समझिएगा। ये बताइए, राष्ट्रपति को हम लोग कब हटाएंगे? जब हम लोग राष्ट्रपति को नहीं पसंद करेंगे, यानी हम कह सकते हैं कि नो पसंद करेंगे। और नो से हम लोग कर देंगे 9। क्या करेंगे? 9। ठीक है, यानी अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति का प्रावधान और 9 में 52 में 9 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 61 और 61 के माध्यम से राष्ट्रपति को हटाने का। फिर से ध्यान दीजिएगा, 52 में राष्ट्रपति का प्रावधान और 9 जोड़ के हटाने का प्रावधान। तो 52 में 9 जोड़ोगे तो 61 आएगा। ठीक है, अब अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दिया गया है और राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है। अब इसको कैसे याद करेंगे थोड़ा समझ लीजिए। वास्तव में किसी भी व्यक्ति को क्षमा करने का कार्य एक बेहतर कार्य माना जाता है। किसी भी व्यक्ति को क्षमा करने का कार्य एक बेहतर कार्य माना जाता है। तो बेहतर से याद कर लेंगे 72। बेहतर से 72 और 72 में है क्षमादान की शक्ति। किसको? राष्ट्रपति को। ठीक है, अब अनुच्छेद 123 में है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। इसका मतलब क्या है थोड़ा समझिएगा। अनुच्छेद 123 में है कि राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से किसी भी प्रकार का कानून बना सकता है। इसको समझने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ और समझिएगा। हमारे देश में कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है कि संसद तरह तरह के नियम और कानून बना सकती है। लेकिन यदि संसद के सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह एक अध्यादेश के माध्यम से कानून बना सकता है। इसका मतलब ये है कि यदि संसद के सत्र न चल रहा हो और अचानक किसी कानून की ज़रूरत पड़ जाती है तब राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से कानून बनाएगा। अचानक का मतलब यह है कि मान लीजिए 1, 2 और 3 दिन में किसी कानून की ज़रूरत पड़ जाए। अचानक मतलब 1, 2 और 3 दिन में यदि किसी कानून की ज़रूरत पड़ जाती है तो राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से कानून बना सकता है। तो 1, 2, 3 से हम लोग याद कर लेंगे 123 कि 123 के माध्यम से राष्ट्रपति
देश जारी कर सकता है और कानून बना सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं, इसको तो हम लोगों ने पिछली ही वीडियो में मतलब पिछले ही प्रश्न में देख लिया था। चलिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? ऑप्शन डी यानी नरेंद्र मोदी। अब अन्य विकल्पों पर भी हम लोग बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ कौन है? तो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। राजनाथ सिंह की बात करें तो राजनाथ सिंह वर्तमान समय में रक्षा मंत्री हैं। और अमित शाह की बात करें तो अमित शाह जो है वर्तमान समय में भारत के गृह मंत्री हैं। ठीक है, अब इसमें आया है प्रधानमंत्री, तो हम लोग प्रधानमंत्री से जुड़े हुए अन्य प्रश्नों पर भी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, आया है प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। किस नंबर के हैं यदि पूछा जाए तो 15वें नंबर के हैं। देखिए, इसमें तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, किस अनुच्छेद के अनुसार किया जाता है, मंत्रिपरिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसको थोड़ा देखिएगा। देखिए, प्रधान से इसका पहला वर्ड देखोगे तो पा से पा है, और किस नंबर के हैं तो 15वें नंबर के हैं। तो कैसे याद करेंगे? वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तो लगभग सभी को याद होगा। किस नंबर के हैं तो 15वें नंबर के हैं। ठीक है, किस अनुच्छेद के अनुसार इनकी नियुक्ति की जाती है? तो देखिए, पा से 15 और पा से प्रधानमंत्री, पा से 15 और पा से 75 के अनुसार। किसके अनुसार? पा से 75 के अनुसार इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, वास्तव में इनकी नियुक्ति जो की जाती है वह 75 के फर्स्ट के अनुसार किया जाता है। ठीक है, चलिए, यदि ये पूछा जाए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। और प्रधानमंत्री के कर्तव्य का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा कि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। किस नंबर के हैं? तो 15वें नंबर के हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के अनुसार? तो 75 अनुच्छेद के अनुसार। मंत्रिपरिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 74 में है। अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और राष्ट्रपति इसी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा और इस मंत्रिपरिषद का प्रमुख जो होगा वह प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार है? ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है इनमें से किसी को नहीं। इस तरह के प्रश्न जो है हमारे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार जो है वह वास्तव में उपराष्ट्रपति को है। किसको है? उपराष्ट्रपति को। वास्तव में उपराष्ट्रपति हम लोग नहीं कहेंगे, कहेंगे सभापति को है। दिए गए विकल्पों के अनुसार किसको है? तो सभापति को है। ध्यान से समझिएगा, उपराष्ट्रपति जो होता है वह वास्तव में भारत का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है वह भारत का सभापति होता है। और यदि लोकसभा में कोई विधेयक लाया जाए या राज्यसभा में कोई विधेयक लाया जाए और उसमें मत जो है बराबर की स्थिति में हो कि आधे लोग चाहते हो कि विधेयक पास हो, आधे लोग चाहते हो विधेयक ना पास हो, तो हमारे संविधान के अनुसार यह प्रावधान किया गया है यदि राज्यसभा में बराबर की स्थिति में है तो सभापति निर्णायक मत देगा, और लोकसभा की स्थिति में अगर बराबर मत है तब लोकसभा अध्यक्ष जो है निर्णायक मत दे। ठीक है, चलिए इससे जुड़े हुए अन्य पक्षों पर हम लोग बात कर लेते हैं। वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो एम वेंकैया नायडू हैं। उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 63 में किया गया। अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो होगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, किसी विधेयक पर बराबर मत होने की स्थिति में लोकसभा की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा की स्थिति में राज्यसभा के सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति को मत देने का अधिकार होता है। कहने का मतलब यह है कि वास्तव में राज्यसभा की स्थिति में राज्यसभा के सभापति को मत देने का अधिकार है, और ये जो सभापति होता है ये तो उपराष्ट्रपति ही होता है। इसका मतलब यह है कि उपराष्ट्रपति को मत देने का अधिकार है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं? ऑप्शन ए है पीयूष गोयल, ऑप्शन बी है शरद अरविंद बोबड़े, ऑप्शन सी है रंजन गोगोई, ऑप्शन डी है के वेणुगोपाल। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, के वेणुगोपाल। ठीक है, वर्तमान समय में जो भारत के महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, ये हैं के वेणुगोपाल। अब एक एक विकल्पों पर बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए है पीयूष गोयल, ये जो है वर्तमान समय में रेल मंत्री हैं। शरद अरविंद बोबड़े की बात किया जाए तो ये वर्तमान समय में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 124 में किया गया है। ठीक है, और रंजन गोगोई की बात किया जाए तो रंजन गोगोई जो है भूतपूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, अब चलिए इससे जुड़े हुए अन्य पक्षों पर बात कर लेते हैं, अर्थात महान्यायवादी से जुड़े हुए अन्य पक्षों पर बात कर लेते हैं। वर्तमान महान्यायवादी कौन है, तो के वेणुगोपाल है, तो हम लोगों ने देख ही लिया। अब बात यह करें महान्यायवादी का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का प्रावधान किया गया, और इसमें यह बताया गया है कि वास्तव में महान्यायवादी को क्या क्या अधिकार होंगे, क्या क्या इसके लिए कर्तव्य हैं। ठीक है, तो महान्यायवादी की जो नियुक्ति की जाती है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और ये जो राष्ट्रपति होता है महान्यायवादी होता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा समझिएगा। वास्तव में हमारे संविधान में महान्यायवादी के कार्यकाल के बारे में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे ये अपने पद पर बने रहेंगे, और जब राष्ट्रपति चाहेंगे तो इन्हें इनके पद से हटा देंगे। वास्तव में महान्यायवादी जो होता है वह कानून का सबसे बड़ा विशेषज्ञ होता है, कानून का सबसे बड़ा विशेषज्ञ होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी उसकी कार्यवाही में भाग लेता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी उसकी कार्यवाही में भाग लेता है, तो इसका उत्तर है महान्यायवादी। ठीक है, इसका उत्तर है महान्यायवादी। राष्ट्रपति हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उपसभापति के बारे में कोई मतलब नहीं है, अध्यक्ष भी हम लोग देख चुके हैं, तो इसका सही उत्तर है महान्यायवादी। वास्तव में महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, बैठ सकता है, बहस कर सकता है, किंतु मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है, भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया। तो बताइए हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए है 123, ऑप्शन बी है 148, ऑप्शन सी है 124 और ऑप्शन डी है 112। बताइए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 148। ठीक है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में प्रावधान किया गया। इसको कभी कभी कहा गया कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसका कार्य क्या होता है। वास्तव में यह राज्य सरकार और केंद्र सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा करता है। क्या करता है, लेखा जोखा करता है। चलिए पहले अन्य विकल्पों पर बात कर लेते हैं, तो इसको डिटेल में देखते हैं। अनुच्छेद 123 में भी हम लोगों ने देखा कि यदि 1, 2, 3 दिन में कानून की ज़रूरत पड़ती है तो राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से कानून बना सकता है। और 124 को भी अभी हम लोगों ने देखा है कि 124 में है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में प्रावधान। और 112 में है बजट का प्रावधान, संघ की बजट का प्रावधान अर्थात वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में प्रावधान किया गया है। अब चलिए यहाँ पर आया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग। अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं यह वास्तव में जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल भी हुआ करते थे। ठीक है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू है। अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में प्रावधान किया गया है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल को देता है, क्योंकि ये संघ और राज्य दोनों का कार्य करता है। यदि राज्य का कोई रिपोर्ट है तो राज्यपाल को देगा, और संघ का कोई रिपोर्ट है तो वह राष्ट्रपति को देगा। अब एक चीज़ और आगे ध्यान दीजिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच के लिए एक लोक लेखा समिति होती है। इसको ध्यान से समझिएगा, एक
लोक लेखा समिति होती है जिसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। इसका मतलब यह है कि टोटल 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, लोकसभा के, राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। और इसका अध्यक्ष जो होता है वह विपक्ष का, लोकसभा विपक्ष का नेता होता है। और वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो हैं वह हैं अधीर रंजन चौधरी। कौन है? अधीर रंजन चौधरी। तो इसको ध्यान से समझिएगा, ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। ऑप्शन ए है आदर्श गोयल, ऑप्शन बी है हरिवंश नारायण सिंह, ऑप्शन सी है ओम बिरला, ऑप्शन डी है सुनील अरोड़ा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओम बिरला। चलिए, वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला हैं। सुनील अरोड़ा की बात किया जाए तो वर्तमान समय में सुनील अरोड़ा जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। हरिवंश नारायण सिंह की बात किया जाए तो वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति हैं। और आदर्श गोयल की बात करें तो ये जो है वर्तमान समय में एनजीटी के अध्यक्ष हैं। और एनजीटी का फुल फॉर्म का क्या होता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, यह वास्तव में पर्यावरणीय मुद्दों को मंजूरी देता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है, जबकि राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। कहने का मतलब है जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है, लेकिन जो राज्यसभा का सभापति होता है वह राज्यसभा के सदस्य से नहीं चुना जाता है, क्योंकि यह वास्तव में भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, हमारे संविधान के प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? ऑप्शन ए है 1 बार, ऑप्शन बी है 2 बार, ऑप्शन सी है 3 बार, ऑप्शन डी है 1 बार भी नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हमारे संविधान के प्रस्तावना में अब तक सिर्फ 1 बार संशोधन किया गया। ठीक है, अब चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में अब तक सिर्फ 1 बार 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया है, जिसके माध्यम से 3 शब्द, ध्यान दीजिएगा, 3 शब्द समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। ठीक है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। 9वां प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? ऑप्शन ए है 4.2%, ऑप्शन बी है 2.42%, ऑप्शन सी है 7.3%, ऑप्शन डी है 17.5%। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। लेकिन जनसंख्या की बात किया जाए तो भारत का कुल जनसंख्या जो है विश्व के कुल जनसंख्या का 17.5% है। ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% और जनसंख्या जो है वो है 17.5%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं कि कौन सा शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो इस तरह के प्रश्न जो है ध्यान दीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए है नर्मदा नदी के तट पर, ऑप्शन बी है तापी नदी के तट पर, ऑप्शन सी है साबरमती नदी के तट पर, ऑप्शन डी है बेंगई नदी के तट पर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अब चलिए इससे जुड़े हुए अन्य विकल्पों पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर बसा हुआ है, साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद बसा हुआ है और बेंगई नदी के किनारे मदुरई बसा हुआ है। ठीक है, ये तो हो गए हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने करंट अफेयर्स भी देखा और साथ ही साथ उससे जुड़े हुए स्टैटिक जीके भी देखे। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा मैपिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये है भारत का मैप, ये है भारत का मैप। वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें से ये है जम्मू कश्मीर, ये है लद्दाख, ये है जम्मू कश्मीर, ये है हिमाचल प्रदेश, ये है
उत्तराखंड, ये है पंजाब, ये है गुजरात, सॉरी ये है राजस्थान, ये है गुजरात, ये है महाराष्ट्र, ये है गोवा, ये है कर्नाटक, ये है यहाँ पर केरल, उसके बाद ये तमिलनाडु है, ये है आंध्र प्रदेश, ये है तेलंगाना, ये है छत्तीसगढ़, ये है मध्य प्रदेश, ये है उत्तर प्रदेश, ये है बिहार, उसके बाद ये है झारखंड, ये है उड़ीसा, ये है पश्चिम बंगाल, ठीक है, और ये है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद नीचे आओगे नागालैंड है, उसके बाद मणिपुर है, उसके बाद मिजोरम है, उसके बाद त्रिपुरा है, उसके बाद यहाँ पर मेघालय है। ये तो हो गया ये। अब थोड़ा देखिएगा, यही तो प्रश्न पूछा नहीं जाएगा कि सिर्फ इतना ही पूछा जाए, और क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा, अब उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। देखिए इधर जो है ये है आपका अरब सागर, और ये जो है आपके है बंगाल की खाड़ी। ये है अरब सागर, ये है बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है लक्षद्वीप। पूछा जाता है लक्षद्वीप किस सागर में है, तो ध्यान दीजिएगा लक्षद्वीप अरब सागर में। और यहाँ पर एक द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप। पूछा जाता है अंडमान निकोबार किस द्वीप पर है, तो ये जो है बंगाल की खाड़ी में। अब यहाँ पर पूछा जाता है भारत के ऐसे कुल कितने राज्य हैं जो समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। ये जो नीला नीला दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा समुद्र है। तो कितने राज्य हैं, एक गुजरात हो गया, दूसरा महाराष्ट्र होगा, तीसरा यहाँ पर छोटा सा है गोवा, चौथे नंबर पे बात करें तो ये हो गया कर्नाटक, पाँचवें नंबर पे ये बात करें केरल, छठवें नंबर पर ये तमिलनाडु, सातवें नंबर पे ये आंध्र प्रदेश हो गया, आठवें नंबर पे उड़ीसा हो गया, और नौवें नंबर पे पश्चिम बंगाल। कहने का मतलब 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक राज्य है हरियाणा, ठीक है, और यहाँ पर आओगे तो एक राज्य है मध्य प्रदेश, 2 राज्य हो गए। यहाँ पर नीचे आओगे तो एक राज्य है तेलंगाना, 3 राज्य हो गए। और यहाँ पर एक राज्य देखोगे छत्तीसगढ़, और यहाँ पर एक राज्य देखोगे झारखंड। एक राज्य, 2 राज्य, 3, 4, 5, 5 ऐसे राज्य हैं जो ना तो समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं, ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो इन्हें आंतरिक राज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आंतरिक व बेलांचली राज्य भी कहा जाता है, ठीक है। और चलिए अब देखते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये सीमा है ये है पाकिस्तान की। क्या है, ये पाकिस्तान है। और यहाँ से लेकर ये वाला जो क्षेत्र है ये है चीन का। तो आज सिर्फ ये देखते हैं। अगर ये पूछा जाए पाकिस्तान के साथ ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा साझा कर हैं, तो हम लोग कहेंगे गुजरात नंबर 1 पर है, उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद ये पंजाब है, उसके बाद ये जम्मू कश्मीर है, और उसके बाद ये वाला लद्दाख क्षेत्र है, ठीक है। चलिए, तो एक दिन में ये संभव नहीं है कि पूरा पूरा मैपिंग ख़त्म किया जाए, बाकी रोज़ रोज़ देखते रहेंगे। आज भारत के देखे हैं, कल फिर अभी 2-3 दिन भारत का ही मैप देखेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इसमें हम लोग समझ सकें, ठीक है। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इस तरह की वीडियो जो है डेली आपको एक मिलती रहेगी, ठीक है। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।